लगभग तय माना जा रहा है। तो सुरंग में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। रेस्क्यू टीम श्रमिकों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही श्रमिक बाहर आएंगे, बल्कि किसी भी क्षण श्रमिक बाहर आ सकते हैं। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट आप बताएंगे? कब तक ये इंतजार जो है वो खत्म होगा श्रमिकों के बाहर आने का, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए निखिल, इस पूरे ऑपरेशन को अगर हम देखें तो इसमें अभी तक आज से अगर हम 2 दिन पहले जाएं तो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जब ऑगर मशीन पूरी तरह से टूट गई थी, ऑगर मशीन का हेड अंदर फंस गया था, तो उनके बिल्कुल भी वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तो उसके बाद वो फैसला किया गया वर्टिकल ड्रिलिंग का, तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई थी और 30-35 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई थी। लेकिन आज के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो खुशखबरी ये है कि जो ऑगर मशीन के हिस्सों को प्लाज्मा कटर से काट के जो बाहर निकाला था और उसके बाद उस पाइप को अंदर पुश किया गया था, तो अब तकरीबन ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर मलबा था, मलबे के आर पार ये पाइप हो गया है। कुछ अंतिम का जो काम है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सबसे बड़ी सफलता तो यही है इस ऑपरेशन की कि जिस दिशा में काम चल रहा था पिछले 2-3 दिन से, उसको अब सफलता मिल गई है। अभी तक 2-3 दिन पहले में हम जाएं तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मज़दूर कहाँ से बाहर आएंगे। अब ये समझ में आ गया कि मज़दूर, ये जो पाइप डाली गई है मलबे के नीचे, इसके अंदर से मज़दूर बाहर आएंगे। और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर की बात हो सकती है, लेकिन इसको बड़ी सफलता अभी तक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये पाइप मज़दूरों तक पहुँच गई है, लगभग मज़दूरों तक पहुँच गई है। और अब बस इतना रह गया है कि उन मज़दूरों को वापस बाहर निकालना, और इस बाहर निकालने में भी टाइम लगेगा। एक मज़दूर को निकालने में करीब 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। और उससे पहले जो एनडीआरएफ का दस्ता है उसमें से कुछ लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद वो मज़दूरों की हालत देखेंगे कैसी है, क्या है, किस मज़दूर को पहले निकालना है, किसको बाद में निकालना है। ये सब वो हिस्से हैं जो अभी होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी सफलता ये है कि ये मलबा जो है, मलबे के नीचे अभी तक ये लग रहा था कि क्या पाइप हम आर पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसमें एक बड़ी सफलता अभी तक मिल चुकी है। जो पाइप है वो बिल्कुल मलबे के दूसरे छोर तक पहुंच गया है। अंत का कुछ हिस्सा है जिसको अभी टेक्निकली बता भी रहे थे कि करीबन 2 मीटर का वो हिस्सा रहा हुआ है, लेकिन वो जो 2 मीटर का हिस्सा है वो बिल्कुल अंतिम का हिस्सा है। और जो हमें वहाँ से खबरें प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार अंदर जो मज़दूर हैं उनकी आवाज़ें अब सुनाई देने लगी है, जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल अंतिम हिस्से में। तो ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता है और अब ये साफ हो गया है कि इसी पाइप के ज़रिए मज़दूर बाहर आएंगे। कब तक मज़दूर बाहर आएंगे और कितना समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब कोई 1-2 दिन का समय नहीं लगेगा, कुछ घंटों की बात है। और अंतिम की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन जो है इसको सफलता मिल चुकी है। ठीक है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर, ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे जहां हमारे संवाददाता ओपी यादव मौजूद हैं सिलक्यारा सीमेंट सुरंग पर। लेकिन फिलहाल एनडीएमए के सैयद अता हसनैन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। तो एनडीएमए के सैयद अता हसनैन, जिन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके जरिए उन्होंने बताया कि लगभग ड्रिलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। और क्या कुछ है ग्राउंड जीरो के हालात, ये जानने के लिए रुक करेंगे उत्तरकाशी की सिलक्यारा का सुरंग का, जहां ओपी यादव मौजूद है हमारे संवाददाता। ओपी यादव, क्या ताज़ा जानकारी आप देंगे, क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कब तक वो जो मजदूर हैं, 41 श्रमिक है जो हमारे श्रम शक्ति का प्रतीक है, वो कब बाहर आएंगे?
जी, ये ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब इसका काउंटडाउन बिल्कुल निचले स्तर पे हो गया है, क्योंकि जहां तक टनल का अंतिम पॉइंट है वहां तक ड्रिलिंग मैनुअली पूरी हो चुकी है। और जहां तक जो ये कन्फ्यूजन की बात चल रही है उसमें भी जो मलबा है उससे 3 मीटर आगे तक पाइप को ले जाना है, इसीलिए अभी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। जो 2 मीटर जो एक्स्ट्रा पाइप है वो 2 मीटर के बाद 3 मीटर तक का पाइप आगे जाएगा, क्योंकि जो मजदूरों को निकालने के लिए पाइप को थोड़ा आगे तक रखा जा रहा है, क्योंकि 6 मीटर का पाइप है तो ये पॉइंट तक तो पहुंच चुका है, उससे 3 मीटर आगे तक ये पाइप जाना है। और यही वजह कि अभी हम इसमें टेक्निकली रूप में देखें तो अभी ये पाइप आगे 3 मीटर और जाना है। और वैसे अगर एक उन तक पहुंचने की बात के तौर पे देखें तो हम उस ऑपरेशन के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच चुके, जहां हमारे मजदूर भाई हैं। तो निश्चित तौर पर अब ज्यादा देरी नहीं बची हुई है, वो समय बहुत ही नजदीक है जब राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ इन मजदूरों को स्वागत करते हुए दिखेंगे और इनको सम्मान के साथ, जो वेलकम के साथ जो एम्बुलेंस वैन है उसमें बैठाते हुए दिखेंगे। थोड़ी देर लग रही है, लेकिन ये अभी ज्यादा दूरी का काम नहीं, ज्यादा इसमें समय लगने वाला नहीं है, बहुत ही नजदीक हम पहुंच चुके हैं। और जो तमाम तरह की एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा राहत बल, डॉक्टर्स की टीम, चिकित्सकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिकों की टीम, सब कुछ वहां मौजूद है, सारा साजो सामान वहां है। और जो ऑलरेडी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान काम में आने वाले स्ट्रेचर हो या अन्य तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तमाम साजो सामान वहां अंदर पहुंचाया जा चुका है। बीते 2 घंटे पहले ये सब तैयारियां ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है। तो वो पल बहुत ही नजदीक होगा जब हम ये देखेंगे कि इन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया हो गई और देश दुनिया के सामने ये श्रमवीर सामने होंगे। इससे घटना की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे दे दी है कि कार्य बहुत ही अंतिम पड़ाव पर है और मजदूर तक हम पहुंच चुके हैं। टेक्निकली रूप से इसमें अभी घोषणा होना बाकी है। जी 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 तो किस तरह से इसको समझना चाहिए, मजदूरों को जो निकालने का जो काम है, जो श्रमिक बंधु हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा? बताया जा रहा है कि उसमें एक एक करके लोगों को निकालने की बात कही जा रही है। क्या कुछ ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या जानकारी देंगे? जी, इस ऑपरेशन का केवल समापन यही नहीं हो जाता कि हम उन तक पहुंच के इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने और उसकी सार्थकता को साबित करने के लिए हमें उन मजदूरों को भी सकुशल बाहर निकालना पड़ेगा। यही वजह कि जितना चुनौतीपूर्ण बाहर इनको ड्रिलिंग के जरिए और अलग अलग कार्यों के मैनुअली के जरिए इन तक पहुंचना था, उसके बाद जो जिम्मेदारी बढ़ी है वो भी बहुत जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ साथ संवेदनशीलता की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये श्रमवीर जब इस टनल के अंदर जो लगा 800 mm का पाइप है उसके जरिए निकलेंगे तो सबसे पहले इस पाइप को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज करने के बाद इनको स्ट्रेचर पे लिटाकर एक प्रैक्टिकली तौर पे बताया जाएगा कि आपको सिर किधर रखना है, पैर किधर रखने हैं और किस तरह मूवमेंट करना है। और जब आपको रस्सी के जरिए खींचा जाएगा तो आपका संतुलन किस तरह बनाए रखना है, ताकि किसी तरह इधर उधर हाथ पैर या कोई टच होके कहीं क्रैशिंग न हो उस पाइप के जरिए। तो इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको समझाने का काम, उनको बताने का और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने का काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। इसके अलावा जो चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, वो भी उनको समझाएंगे कि किस तरह आपको निकलते टाइम ध्यान रखना, अपनी आंखें बंद रखनी है या खुली रखनी है, या मूवमेंट करना है या नहीं करना है, आपको सामने देखना है, पीछे देखना है, पैरों का मूवमेंट करना है या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जब इनको खींचा जाएगा उस दौरान उनका पैर या हाथ कहीं टच हो सकता है पाइप से, तो घिसने या छिलने की भी संभावना बनी रहेगी। तो इनके लिए प्रिकॉशन के तौर पे इनके हाथों पे बैंड्स पे कुछ न कुछ बांध के ऐसे वेपन, वो जो कपड़े के दिए जाएंगे उपचार के तौर पे, ताकि प्रिकॉशन हो जाए इनका। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी संवेदनशील चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए इनको प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। क्योंकि जब भी एक श्रमिक को बाहर निकालने में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिकली मैनुअली काम चलने लगेगा तो बाद में थोड़ा ये तेजी पकड़ने लगेगा। लेकिन शुरुआती दौर में 5-10 श्रमिकों को निकालेंगे तो एक ट्रायल के तौर पे देखा जाएगा कि उनमें कहीं मूवमेंट तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे श्रमिक ऐसे जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे जिनकी कम है, तो 50 से ज्यादा वाला उनको थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता के साथ और ज्यादा प्राथमिकता के साथ निकाला जाएगा और उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो इन सभी मोर्चों पर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए इनको ऑपरेशन को पूरा करने के दौरान ध्यान रखा जाएगा। जब ये बाहर निकलेंगे उसी दौरान उनको बाहर निकलते ही जो बेड बनाए हुए उन पे इनको लिटाया जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद इनका मनोवैज्ञानिक जांच करने के लिए पहले पैरामेडिकल स्टाफ, उसके बाद दूसरा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर लेवल का जो सीएमओ स्तर का अधिकारी इनकी जांच करेगा। और जब हर तरह से इनको उपयुक्त लगेगा तब इनको एम्बुलेंस में बिठाएंगे और फिर चिनियालीसोड़ जो जिला उप अस्पताल है उत्तरकाशी का, वहां पर इनको ले जाया जाएगा जो यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद भी कई तरह के ऑप्शन देखने के लिए हवाई सेना का हरकुलस विमान यहाँ पे पहुंच चुका है। चिनियालीसोड़ जो अस्थायी एयरपोर्ट है वहां पर, तो उसको अलग से रखा गया क्योंकि जब भी हो सकता है इनको आगे ले जाना पड़े एम्स ऋषिकेश तो उसको उपयोग में लाया जाएगा। तो हर मोर्चे में न केवल तैयारी हो रही है बल्कि अलग अलग जवाबदेही और जिम्मेदारी के जिन व्यक्तियों को अपना काम दायित्व सौंपा गया है वो पूरी तरह मुस्तैद है।
जी 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 जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ओपी हमारे साथ में इस वक्त चंद्रशेखर जोशी भी बने हुए हैं। चंद्रशेखर, अगर इन पिछले 16 दिनों का जो ऑपरेशन रहा है उसको किस तरह से उसका आकलन करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत दुरूह, बहुत कठिन, बहुत दुष्कर कार्य था और शायद कई बार कई ऐसे अवसर भी आए जब ये लगा कि उम्मीद छूटती सी नजर आई। बिल्कुल, देखिए इस पूरे ऑपरेशन को अब अगर आप देखेंगे तो ये हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है। और ये ऑपरेशन पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस पर नज़र बनाए हुए था। हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फ़ोन करते थे, उनसे पूछते थे कि अभी क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ वहाँ पर किया जा रहा है। और बार बार उनको ये कहा जा रहा था कि जो मज़दूर वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। ये बार बार प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को कहा गया था। और उसके बाद जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाईली कोऑर्डिनेटेड एक ऑपरेशन था। इसमें अगर आप देखें, जब शुरुआत में ये ज़रूरत पड़ी कि ऑगर मशीन लाई जाए, तो ऑगर मशीन एक देहरादून में उपलब्ध थी, उस ऑगर मशीन को वहाँ पर पहुँचाया गया। तो वो ऑगर मशीन उतनी काम की नहीं थी, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो फिर पता चला दिल्ली में एक ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, उसको लाना है। तो सिर्फ एक रात में ये डिसीजन हुआ कि आप दिल्ली से ऑगर मशीन मंगवाई जाए। तो उसके लिए एयरफोर्स के जो विमान हैं, हरक्यूलिस विमान हैं, उन विमानों ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी, जो बिल्कुल नज़दीक में हवाई पट्टी है, काफ़ी छोटी सी हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी तक उस ऑगर मशीन को पहुंचाया। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी एक और अच्छी अत्याधुनिक ऑगर मशीन की, तो इंदौर से उस ऑगर मशीन को पहुंचाया गया। उसको भी वायुसेना के विमानों के ज़रिए पहुंचाया गया। और एक बार में कोई मशीन, एक वायुसेना का विमान नहीं पहुंच पाया, तो उसके अलग अलग पार्ट्स करके 3 विमानों ने वहां पर पहुंचाया। और इसी तरह से जब अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले जब बिल्कुल हिम्मत हारने लगे थे वहाँ पर लोग, मायूसी बिल्कुल हो गई थी, क्योंकि ऑगर मशीन पूरी तरह से टूट गई थी। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट वहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि अब ऑगर मशीन से दोबारा काम नहीं किया जा सकता, ऑगर मशीन को फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरत ये थी कि ये जो पाइप डाली गई है इसके अंदर पूरी ऑगर मशीन इसके अंदर फंस गई थी, ऑगर मशीन का हेड इसके अंदर फंस गया था। और इसको कट कर रहे थे वो लोग, कट करने के लिए उनके पास औजार उस तरह के नहीं थे। तो फिर फैसला लिया गया कि हैदराबाद में एक प्लाज्मा कटर है DRDO में, वहाँ से प्लाज्मा कटर मंगाया गया। वो वायुसेना के विमान के ज़रिए प्लाज्मा कटर को वहाँ पर पहुँचाया गया। और उस प्लाज्मा कटर के द्वारा परसों रात से ये काम शुरू हुआ कट करने का। और कल सवेरे तक, कल दिन तक जो ऑगर मशीन है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको काट के बाहर निकाला गया। और कल जब ज़रूरत पड़ी रैट माइनर्स की, तो वहाँ पर रैट माइनर्स लाए गए और कल से उन्होंने रैट माइनिंग शुरू की। और आज आप देख रहे हैं अभी तक उन्होंने जितना भी हिस्सा बचा हुआ था ऑगर मशीन के बाद का, उसको रैट माइनिंग करके वो लोग पहुँचे हैं अंदर मज़दूरों तक। तो हाईली कोऑर्डिनेटेड एक ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है। इसमें NDRF इन्वॉल्व है, SDRF इसमें इन्वॉल्व है। सतलज जल विद्युत निगम की जो टीम थी, जिनको काफ़ी इसका अच्छा एक्सपर्टाइज है, वो टीम वहाँ पर मौजूद है। जो ड्रिलिंग कर रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग जो टीम कर रही है, वो सतलज जल विद्युत निगम की वो टीम है। उसके अलावा RVNL जो रेलवे का एक उपक्रम है, वो वहाँ पर जो बड़कोट साइट है दूसरी साइड से, वहाँ पर वो टनल बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2-3 दिन में 6-7 ब्लास्ट करके उन लोगों ने वहाँ पर 10 से 12 मीटर की वहाँ पर टनल उन्होंने बनाई है। और इसके अलावा जो NHIDCL है, जो सीधे तौर पर इस पूरे काम से इन्वॉल्व है, उसके जो एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो NDRF, NHIDCL, उसके अलावा इंडियन आर्मी के जो मद्रास शेपर्ड के जो रेड टनल बनाने वाले लोग हैं, रेट माइनर्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने ये अंतिम हिस्से में जब रेट माइनिंग का काम आया, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर मदद की है। इंडियन आर्मी, ITBP, NDRF, SDRF जो स्टेट की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स बॉडी है, वो वहाँ पर मौजूद है। स्टेट का पूरा जितना अमला है वो वहाँ पर मौजूद है। और स्टेट और सेंटर की जो एजेंसियां हैं उनके बीच में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को नज़र आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूरा इसकी निगरानी की जा रही थी। कुछ प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा, वो वहाँ पर पहुँचे थे। और आज से 7-8 दिन पहले ही जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो वहीं लोकल के रहने वाले हैं, उसी लोकल में वो ज़िला अधिकारी भी रहे हुए हैं, मंगेश घिल्डियाल उनका नाम है, वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि ये हाईली कोऑर्डिनेटेड एक
ऑपरेशन था जो लगभग अब पूरा हो गया है। अब कुछ घंटों की बात है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, और जितनी एक्सपर्ट एजेंसियां थी सब वहां पर बुलाई गई, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स वहां पर बुलाए गए। तो काफ़ी कठिन था, काफ़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से अब ये कहा जा सकता है कि पार पा चुके हैं। जी, निश्चित तौर पर चुनौती से पार पा चुके हैं। और कुछ क्षण या कुछ घंटे की बात जैसे चंद्रशेखर बता रहे हैं, ओपी यादव भी हमारे साथ उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से जुड़े हुए हैं। ओपी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अभी। जिस तरह से रैट माइनर्स के रोल की और जो उनके स्किल की बात चंद्रशेखर ने बताई, किस तरह से आप देखते हैं कि उनका जो एक रोल रहा, जो उनका काम रहा, वो बेहद महत्वपूर्ण रहा अंत में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभियांत्रिकी है उसने अपना काम किया। अभियांत्रिकी के जरिए बहुत सारे ऑपरेशन हमेशा पूरे होते रहते हैं देश दुनिया में। हम अगर देखते हैं टनलिंग का जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो या माइनिंग का रेस्क्यू ऑपरेशन हो या कई तरह के जो रिसाव और पहाड़ों में जो इस तरह की चीज़ें घटनाएं घटती जाती है, जो मलबा धंसने की या लैंडस्लाइड की, उनमें जो इंजीनियरिंग का जो ऑपरेशन का जो महत्व हर कोई जानता है। लेकिन जो रेट माइनर्स का जो मामला है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे लोगों को पता है, क्योंकि ये वो अभ्यस्त लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री और कोई कागजात नहीं होते, लेकिन उनका अनुभव, उनके हाथों का हुनर ही अपने आप में काम करता है। और यही वजह की जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो हमेशा कहते रहते हैं कि जो विश्वकर्मा है, जो हमारे कर्मवीर हैं, वो असली विश्वकर्मा है, क्योंकि उनके हाथों में हुनर भगवान ने दिया है। वो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो अपने पारंपरिक पेशे के तौर पर श्रमवीर बन के काम करते हैं, न कि इनको कहीं कोई डिग्री कॉलेज या कहीं स्कूल हो, कोई ट्रेनिंग का अनुभव नहीं होता है, इनको प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यही वजह है कि जब मशीनों ने अपना काम करने के साथ साथ मशीनों में बाधा आना शुरू हुई, तब इन श्रमवीरों की याद हमें आई। और यही वजह है कि जब जो कंपनी के अधिकारी हैं और जो टेक्निकल कोऑर्डिनेशन की टीम के जो लोग हैं, उन्होंने देश भर के जो रेट माइनर से अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले उनको आमंत्रित किया और इन्होंने पलक झपकते ही अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने ज़्यादा देरी नहीं की और बहुत ही कम समय में जो रिजल्ट हमें मिलने थे वो बहुत तेजी से इन्होंने रिजल्ट दिए। अदरवाइज जैसे उम्मीद की जा रही कि रेट माइनर्स का दरअसल काम क्या होता है, तो इसको पूरा करने में और एक छोटे से दायरे में ओपी रेट माइनर्स का दरअसल काम किस तरह से होता है, क्या रेट माइनर्स होता है, जरा उसके विषय में रेट माइनर्स एक जी जी रेट माइनर से एक तरह से वो लोग होते हैं जो चूहों की तरह कुतर के थोड़ी मात्रा में बहुत ही हार्ड स्टोन या किसी भी तरह की जो बाधा हो, दीवार हो या कोई भी ऐसा हार्डल वाला कोई मामला, उसको कुतरते रहते हैं। और कुतरते कैसे, उनके पास छोटे छोटे अपने जो पारंपरिक यंत्र होते हैं, छेनी, हथौड़ा, कुदाली, फावड़ा, इस तरह की जो चीजें होती है ना, छोटे छोटे कीले, और जो इस तरह के जो जिनमें कोई टेक्निकल या मैकेनिकली उपकरण नहीं होते हैं, सिंपली वो लोहार या कुम्हार द्वारा जो लोहार होते हैं, गाड़ियों लोहार जिनसे बनाए हुए होते हैं, बहुत ही हैवी स्टोन को काटने के काम में आते हैं, जो इनके प्रैक्टिकली इनके हाथों में रहने वाले होते हैं और बहुत ही सामान्य होते हैं। लेकिन जब इनसे काम शुरू किया जाता है तो टनल के अंदर जाके इनसे ये काटते रहते हैं, धीरे धीरे ये उनकी जो कटिंग करने के लिए धीरे धीरे उन पर वार करते रहते हैं। तो इन पर पहले छेनी चढ़ाएंगे, फिर हथौड़ा चलाएंगे, फिर उसके बाद उस पर छोटी सी कील नुमा आइटम को डालेंगे और फिर उसको क्रश करेंगे और उसको गिरा देंगे। तो टुकड़ों में जैसे सीमेंट जैसा आइटम इनके सामने जब आया ना, सीमेंट स्टोन, तो इसको इन्होंने काटने के लिए सबसे पहले छेनी चलाई, उसके बाद हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने के बाद थोड़ा सा स्पेस बचा, उसमें कील जैसी नुमा इनके पास कुछ उपकरण होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं छेनी हथौड़ा के बीच की एक स्टेज होती है, उसको उसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद उससे क्रश करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में सीमेंट को या कोई भी हार्ड स्टोन है उसको गिराते रहते हैं, वन बाय वन इसको निकालते रहते हैं, अपने आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इनमें एक्सपर्टीज केवल काम की नहीं होती है, बल्कि एक्सपर्टीज इस चीज की होती है, एक बार छेनी हथौड़ा मारेंगे तो कितनी वो आगे घुसेगा और दूसरी बार उस पर चोट मारेंगे तो कितना वो टूटकर गिरेगा, कितना हिस्सा गिरेगा। क्योंकि अक्सर इस तरह के लोग बड़े अभ्यस्त होते हैं। जब बड़ी बड़ी जो पट्टियां होती है, टाइल्स होती है, जोधपुर मार्बल्स की बात करें या जो जोधपुर का जो स्टोन होता है मकानों में लगाया जाता है, तो एक बहुत बड़ी लंबी पट्टी होती है जिसमें सिंपली एक चोट मारते पूरी की पूरी 12 मीटर की पट्टी हटके अलग हो जाती है। तो इसी तरह इनका अलग अनुभव होता है, उनका अलग अनुभव होता है, इनको दुर्गम इलाकों में काम करने का अनुभव होता है और छोटी छोटी चीजों को काटने का अनुभव होता है। तो इनका कोई मैकेनिकल यंत्र इनके पास नहीं होता, बिल्कुल सिंपल यंत्र होते हैं जो लोहारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। लेकिन यही यंत्र इनके इतने काम आते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनें जब फेल हो जाती हैं तो इनका काम उनपे हुनर के तौर पे काम आता है। लेकिन इनका इतना अनुभव होता है कि ये जब एक चोट मारते हैं तो बेकार नहीं जाती, इनके हाथ और अंगुली बिल्कुल उस लोहे के आयरन से टच करती है, लेकिन जब ये चोट मारते हैं तो सीधी निशाने पे लगती है, कभी भी इनकी अंगुली पे और इस पे चोट नहीं आती। तो इनका एक अनुभव होता है कि आंखें बंद करके जब ये चोट मारते हैं, अगर 20 चोट मारेंगे तो उसी निशाने पे इनका टारगेट लगेगा जहां पर इनको चोट करनी है। अदरवाइज जो सामान्य व्यक्ति अगर चोट मारता है, अंगुली या नाखून को किसी को चोट कर जाएगा, तो यही इनका अनुभव सालों से काम करने का है।
दूसरा, इन दुर्गम इलाकों में इनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा ये एक ही जगह पर लेटे हुए घंटों काम करने के अभ्यस्त होते हैं। तीसरा, ये इतने स्लिम और ट्रिम होते हैं क्योंकि घुमावदार जगह में भी, जैसे पाइप जैसी जगह में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपने आप को घुमा लेते हैं और वापस बैक हो जाते हैं। इसके अलावा एक बैक चलने का भी इनको अनुभव होता है, सीधे सीधे जाते हैं और बैक वापस पीछे आने का अनुभव इनको होता है। तो ये इस तरह की एक्सपर्टीज केवल इनके अनुभव से इन्होंने पाई है, कहीं किसी को डिग्री कॉलेज उससे नहीं पाई। यही वजह की जो रेड माइनर्स है वो जो अब जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इनकी खबरें छपेगी। जी निश्चित तौर पर। और आज जो सफलता के जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं वहाँ उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। चंद्रशेखर, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया, क्योंकि ये ऑपरेशन दुरूह और दुर्गम तो था ही, साथ संवेदनशील इस लिहाज से भी था कि अगर कोई एक छोटी सी गलती होती तो शायद जो पहाड़ी है उस पर भी असर आता, जो टनल है वो और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती थी और ख़तरा बढ़ सकता था। तो जो श्रमदेव जो हमारे फंसे हुए थे अंदर, उनकी जिंदगी उसको सबसे ज्यादा कीमती समझकर इस बात की कोशिश की गई कि जो भी ऑपरेशन चलाया जाए उनकी जिंदगी दांव पर न लगाई जाए। बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं। ये ऑपरेशन इस तरह से नहीं चलाया गया कि आपने डेबरी के अंदर एक पाइप डाल दिया सीधे के सीधे। इस ऑपरेशन में जो सबसे ज़रूरी बात थी, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वो उनके निकलने में 16 दिन की जगह अगर 32 दिन भी लग जाते तो वो उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अंदर सुरक्षित रहें, ये बहुत इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब हुआ क्या, जब ये मलबा आया, जो पूरी टनल थी जो बनी हुई है, करीबन 2 किलोमीटर के आसपास ये टनल बनी हुई है। शुरुआत में इसका जो मुहाना है उसमें 60 मीटर के अंदर में ये मलबा वहाँ पर आया हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि जो पानी की पाइप लगाई गई थी अंदर पानी के जाने के लिए, वो पाइप बच गई। अगर वो 4 इंच की पाइप नहीं बची होती तो इन मजदूरों से संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता। अब वो 4 इंच की जो पाइप थी वो किस काम आई? वो पाइप आई, इनको कंप्रेस करके इनको उससे ऑक्सीजन भेजा गया, उससे ड्राई फ्रूट भेजे गए, उससे जो इनका शुरुआती खाना था वो खाना वहाँ पर भेजा गया। अब उसके बाद ये जो पाइप है, जो बड़ी पाइप है 900 mm की, जिसको वहाँ पे डाला गया है, इस पाइप को तो डाला ही जा रहा था, लेकिन इसके साथ लाइफ लाइन तैयार करने की कोशिश भी हुई थी। लाइफ लाइन क्या थी? उसके बाद 4 इंच की पाइप के बाद 6 इंच की पाइप को बोर किया गया। 6 इंच की पाइप इस मलबे के आर पार की गई। इवन जो वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से की जा रही है, जो अभी 30-35 मीटर के करीबन हुई है, उसके आसपास में भी एक जगह से 6 इंच की पाइप को ड्रिल किया जा रहा है। वो तकरीबन उस टनल तक पहुंच भी चुकी है। वो थर्ड लाइफ लाइन है। जो सेकंड लाइफ लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 6 इंच की पाइप आर पार की गई, वो पाइप का फ़ायदा क्या हुआ? फिर इनको अच्छा भोजन भेजा जाने लगा, बोतलों में बंद करके इनको वहाँ पर खिचड़ी भेजी गई, और साथ ही साथ इनको छोटे छोटे जो कपड़े, इनकी ज़रूरत के कपड़े थे, वो वहाँ पर भेजे गए। और अभी तो हालात ये है कि वहाँ पे एक BSNL का लैंडलाइन फ़ोन तक अंदर भेजा गया है। BSNL की जो लैंडलाइन है वो अंदर मज़दूरों के पास है, मज़दूर उससे बात कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो 4 इंच की पाइप थी, अगर वो नहीं होती तो आज हालात कुछ और होते, काफ़ी मुश्किल आती। मज़दूर जो अंदर फंसे हुए हैं, उन मज़दूरों से बातचीत भी नहीं हो पाती। तो किसी तरह से उन मज़दूरों से उस 4 इंच की पाइप के ज़रिए बातचीत हो सकी, उन मज़दूरों को ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पर खाना भेजा जा सका उसके ज़रिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जो आप बोल रहे हैं कि हर समय जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण से उन मज़दूरों के जो अंदर फंसे हुए हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया। और लाइफ लाइन जिनको बोल रहे हैं हम, जो पहले 4 इंच की पाइप थी, दूसरी 6 इंच की पाइप डाली गई, एक 6 इंच की पाइप वर्टिकल भी डाली जा रही है जो लगभग टनल तक पहुंच चुकी है। तो ये सब वो चीज़ें थी जो जिसमें उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया। ये हो गया टेक्निकल टर्म में कि वो किसी तरह से अंदर ज़िंदा रहें, उनको भोजन पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से वो वहाँ पर मजबूती से रहें अंदर, ये भी देखना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए वहाँ पर मज़दूरों से लगातार बातचीत की जाती रही। जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं वो मज़दूरों से बातचीत कर रहे थे, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मज़दूरों से जाके बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो प्रधान सचिव हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने मज़दूरों से बातचीत की और लगातार उनको बताया कि क्या कुछ बाहर चल रहा है, उनको बचाने के लिए क्या कुछ बाहर चल रहा है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये काम
चल रहा है, ये काम इस तरह से चल रहा है ताकि मज़दूरों का हौसला लगातार बढ़ता रहे। और शुरुआत के दिनों में जब मज़दूर बात करते थे तो वो काफ़ी उनका हौसला गिरा हुआ था। वो उनमें से आप मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें बताया भी जा रहा था कि कई मज़दूर अपने रिश्तेदारों को कहते थे कि हमको बाहर निकालो, कब तक हमको बाहर निकालोगे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो मज़दूरों के साथ बातचीत हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि मज़दूरों ने कहा है कि आप इत्मीनान से काम कीजिए, जिस तकनीकी से आप काम कर रहे हैं उसी तकनीक से आप काम को आगे बढ़ाते रहिए, हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो ये दूसरी चीज़ थी कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ा जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना काफ़ी वहाँ पर ज़रूरी था। जी, ये समझना चाहेंगे कितना स्पेस था अंदर, रोशनी की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि एक बार ये समझा जा रहा है कि वो गुप अंधेरा हो गया होगा, या क्या स्थिति थी वहाँ पर? किस तरह से जो आपने कहा कि संवाद कायम किया गया मनोबल बढ़ाने के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी। देखिए, एक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4 इंच की पाइप थी उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पाइप काम आती थी अंदर पानी को ले जाने के लिए, तो वो बहुत बड़ी काम आई मज़दूरों के साथ संपर्क करने में, मज़दूरों को शुरुआत में भोजन भेजने में, ऑक्सीजन भेजने में। और उसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार अंदर लाइट की कोई कमी नहीं थी। जो लाइट की तार अंदर जाती थी उस तार को ये जब मलबा गिरा तो उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अंदर जो टनल है वो काफ़ी लंबे, काफ़ी आगे तक वो टनल बनी हुई है। और ये जो मलबा आया है ये शुरुआत का जो 60 मीटर का हिस्सा है उसके बाद ये मलबा आया हुआ है। तो मज़दूरों के पास अंदर काफ़ी जगह थी, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जगह है जो पूरी की पूरी टनल अंदर बनी हुई है। और हमको तो ये तक बताया गया है कि अंदर कुछ वाहन भी मौजूद हैं। और आज की जो जानकारी हमको बताया गया है कि मज़दूर अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ मज़दूरों ने अपने रिश्तेदारों को बताया, उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने बताया कि वो अंदर क्रिकेट खेलते थे खाली समय में। तो काफ़ी स्थान था अंदर। जी 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 जी, इस बात को समझा जा सकता है कि जैसे आपने बताया कि वो उनको एक, जब आप ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसे समय में उनका मनोबल बढ़ाए रखना और इस लेवल पर लेकर आना कि वो अंदर क्रिकेट खेलें, अपना मन बहलाएं। और निश्चित तौर पर किस तरह से देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को, क्योंकि जो टीम, जो बाहर से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी भी जो प्लानिंग थी उसको बेहतर होना चाहिए था। न सिर्फ इस लिहाज से कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो ठीक हो, बल्कि उनका जो मनोबल बढ़ाने का काम है वो भी बेहतर तरीके से होता रहे, और जो संदेश है वो मज़दूर जो है, जो श्रमदेव है भाई हमारे, वो उसको सही ढंग से आत्मसात कर सकें। बिल्कुल, देखिए जो बाहर से जो काम हो रहे थे उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड ये एक ऑपरेशन था जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से इन्वॉल्व था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। होम सेक्रेटरी, सेंटर के होम सेक्रेटरी वहाँ पर पहुँचे हुए थे अभी 1-2 दिन पहले। तो ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। और साथ ही साथ वहाँ पर जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं, जिन लोगों को इस काम का एक्सपर्टाइज़ है, जो ज़िला में टनल बन रही है तो वहाँ से टनल के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया गया। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने काफ़ी उनको टनल का एक्सपर्टाइज है तो उनको यहाँ पर बुलाया गया। टेहरी डैम का जो TSDC है उसको भी वहाँ पर बुलाया गया। उसके अलावा इंडियन आर्मी, NDRF, SDRF और साथ ही साथ जो रेलवे की टीम है वो वहाँ पर पहुँची। इन लोगों की डेली वहाँ पर बैठकें होती थी और बैठकों में इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हाल के दिनों में वहाँ पर पहुँचे थे। वो लोग भी अपना जो सलाह है वहाँ पर रखते थे और उसके बाद ये फैसले लिए जाते थे। जैसे पहला फैसला हुआ, उनको ऑगर मशीन की ज़रूरत थी तो ऑगर मशीन उस वक्त, ऑगर मशीन एक्चुअली होता क्या है कि जो सिविक बॉडीज़ होती हैं बड़े बड़े महानगरों की, वो जब सीवर लाइन डालती हैं तो वो ऑगर मशीन का इस्तेमाल करती हैं, खुदाई नहीं करनी पड़ती, उसके बाद वो उसको पाइप डाल देती हैं। तो इनको ऑगर मशीन दरअसल होती क्या है, क्या काम आती है, ये भी जरा समझाते हुए चले। बिल्कुल, देखिए जो ये ऑगर मशीन है, ये जो सिविक बॉडीज़ होती हैं, ये जब सीवर की लाइन डालती हैं बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पर इनको खुदाई नहीं करनी पड़ती। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में भी आप देखते होंगे, कई जगह पे देखते होंगे, जो आजकल जियो या दूसरी कंपनियाँ जब अपने ऑप्टिकल फाइबर वायर को डालती है तो वो
खोदती नहीं है, एक किनारे से उनकी एक मशीन होती है, वो ड्रिल करना शुरू कर देती है, वो दूसरी जगह पे निकलती है, उसके बाद उसमें तार डालना शुरू कर दिया जाता है। तो इसी काम को बड़े लेवल पे, यानी कि एक 600 mm, 800 mm, 900 mm के जो पाइप होते हैं उनको जब डाले जाते हैं तो उसके लिए ऑगर मशीन काम आती है, जो ज़मीन के अंदर वो घूम के पूरा ज़मीन के अंदर छेद करती है, उसके बाद उसमें पाइप डाले जाते हैं। तो ये सीवर की पाइप डालने के काम ये बड़े बड़े शहरों में आते हैं। यही कारण है कि जो अत्याधुनिक ऑगर मशीन इनको अभी मिली है लास्ट, वो इंदौर से मंगाई गई, इंदौर में वो मौजूद है। इंदौर में उस ऑगर मशीन से काफ़ी वहाँ पर काम किया गया। दिल्ली से भी जो दूसरी ऑगर मशीन मंगाई गई थी वो दिल्ली से मंगाई गई थी, अमेरिकन जो ऑगर मशीन थी वो दिल्ली में मौजूद थी। तो जब इनको ऑगर मशीन मंगानी थी तो इन्होंने इतना हाईली कोऑर्डिनेटेड था कि मुश्किल से 24 घंटे का समय लगा। 24 घंटे के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्टेशन के जो एयरक्राफ्ट थे वो वहाँ पर ऑगर मशीन को लेकर पहुँच गए। उसके बाद जब इनको प्लाज्मा कटर की ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि प्लाज्मा कटर DRDO के पास है हैदराबाद में। तो मुश्किल से 12 से 15 घंटे का समय लगा। इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा जो एयरक्राफ्ट है वो गया वहाँ पर और जाकर उसको लेकर के आया प्लाज्मा मशीन को। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन था, इसमें कहीं कोई देरी नहीं हुई है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराई गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन के दौरान देखा गया है। जी जी जी, चंद्रशेखर जोशी आप बने रहे हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बताएं कि NDMA की प्रेस वार्ता के बाद NDMA सदस्य सैयद अता हसनैन ने सुरंग में चल रहे बचाव पर जानकारी साझा की। 47 मीटर हॉरिजॉन्टल प्रोब चला गया था और उसके बाद पूरी एफर्ट जो है वो मैनुअल एफर्ट हुई है, जिनको कहते हैं रैट माइनर्स, मगर बहुत ही हाईली टेक्निकल और बड़े प्रोफिशेंट एक्सपीरियंस्ड मैनुअल डिगर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। उनकी टीम्स थी, कुछ आर्मी की टीम्स थी, कुछ NHDICL के खुद के लोग थे। ये सब की जॉइंट एफर्ट मिलाकर ये मैनुअल एफर्ट रात भर चली है, दिन में आज सुबह चली है और काफ़ी आगे पहुंची है, तकरीबन 58 मीटर तक, जहां पर फिर रिपोर्ट वहां से मिल रही है उस तरफ से कि आवाज़ें आ रही हैं, खोदने की, ड्रिलिंग की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो अंदेशा है कि कुछ देर में शायद थ्रू एंड थ्रू ब्रेक थ्रू जो है वो जिसको हम चाह रहे हैं वो हो जाए। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, एक चेतावनी दे दूं कि इट डज़ नॉट मीन कि इमीडिएटली अगले मिनट के अंदर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। अंदर लोगों को जो भेजा जाएगा वो जाकर वहाँ पर उनको टिप्पणी देंगे, एडवाइजरी कर देंगे, जिस तरह से काम आना है बाहर प्रायोरिटाइजेशन हो चुका है। एस्टिमेट है कि हर एक इंडिविजुअल को बाहर लाने के लिए तकरीबन 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट और पाइपलाइन की स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा वेयर एंड टेयर ज़रूर होगा उस पर, उसके मुताबिक दे में भी सम इंटरवल्स। तो ये मेरे ख्याल से तो रात भर लग सकती है इसके अंदर, इस ऑपरेशन में। मगर पूरी तैयारियां बाहर जो हैं, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो NDMA के सैयद अता हसनैन ने बताया कि अभी इस ऑपरेशन को पूरा होने में, कंप्लीट होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। OP यादव, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ मजदूरों तक पहुंचना ही ऑपरेशन का कंप्लीट होना नहीं है, बल्कि उसके बाद भी बहुत सारा काम बाकी रह जाता है और उनको निकालने के लिए, जैसे अभी हमने सुना कि सैयद अता हसनैन कह रहे हैं कि 3 से 5 मिनट लग सकता है एक मजदूर को निकालने के लिए। किस तरह से ये ऑपरेशन आगे चलेगा, क्या जानकारी देंगे आप? जी, ये जैसे उन्होंने NDMA मेंबर ने कहा कि ये ऑपरेशन केवल मजदूरों तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद की जो प्रक्रिया वो भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति की जान का ध्यान रखना है और सुरक्षा का ध्यान रखना है। क्योंकि ऑपरेशन पूरा केवल उनके पहुंचने तक नहीं होगा, जब तक ये सकुशल बाहर निकल मेडिकल चेकअप के बाद स्वस्थ और सेहतमंद का इनका एक पैरामीटर आएगा, तब तक इन काम को अंजाम तक देने की एक प्रक्रिया पूरी सतत और संवाद के साथ और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी फॉलो होती रहेगी।
यही वजह कि जब उन्होंने कहा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी रात भी लग सकती है, समय भी लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितना जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा उतनी ही जल्दी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली तौर पे जितनी तैयारियां करनी होती है वो सब कुछ की जा चुकी है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा टाइम लगने की बात इसमें नहीं आ रही, क्योंकि हम बीते 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि जो आफ्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसकी पूरी तैयारियां, साजो सामान, उपकरण, व्यक्तियों का प्रैक्टिकल डेमो सब कुछ पूरा हो चुका है। बस केवल समझाने की बात इतनी होगी कि जब उनको बाहर निकाला जाएगा उस दौरान उनको ब्रीफ किया जाएगा, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे स्ट्रेचर पे लेटना है, किस तरह अपने हाथों का मूवमेंट करना है, हाथों में ग्लव्स कहाँ पहनने, पैरों में ग्लव्स कहाँ पहनने, कौन सी जगह आपको मूवमेंट के दौरान छिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हर मजदूर को ये बताने के लिए, हर वो जो अंदर फंसा हुआ व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत ही समय लगी। उस सब के बाद भी देर से 2 या 2.5 से 3 मिनट तक का कम से कम समय आका गया, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि 5 मिनट का समय भी लग सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज मजदूर है, बहुत ही ज़्यादा अभ्यस्त नहीं है टनल में निकलने और जाने का इस तरह के पाइप के जरिए, तो उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से बाहर निकालने का काम होगा। लेकिन आप देखिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिस तरह तैयारियां की गई है, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है, उससे पूरी उम्मीद है कि यह ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा। हालांकि देर रात हो जाए या थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उसमें कोई वो ऐसा नहीं, बाधा आने वाली, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसको हमेशा नॉर्म के तहत पूरा करना होता है। चिकित्सीय जांच करना, उनका टेम्परेचर देखना, अंदर और बाहर के वातावरण का समायोजन करना, फिर उनकी मनोस्थिति को जानना, उसके बाद हो सकता है अभी देर शाम हो गया, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ दिया जा सकता है, थोड़ा हल्का भोजन, ताकि वो बिल्कुल बहुत थके हो सकते हैं, किस स्थिति में वहां रहे होंगे, इन सब की जांच पड़ताल के बाद चिकित्सक उनको अलाउ करेंगे, उस तरह उस पर काम किया जाएगा। फिर उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मोचन बल की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में इसमें काम करेगी, उसको पूरा करने का टाइम लगेगा। जिस तरह इन्होंने 5 मिनट का बोला, ये निश्चित तौर पर ऐसा समय कुछ मजदूरों के साथ 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि जो बहुत उम्र दराज है उनके साथ एक एक एनडीआरएफ की टीम आगे पीछे रहेगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनको सकुशल बाहर निकालना होगा। तो ये बड़े संजीदा तरीके से इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा, और इसमें समय लगने के साथ साथ जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने में भी टाइम लग रहा है। यही वजह कि हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो घड़ी बहुत जल्दी हमारे पास नजदीक आएगी, जब हम इनको अपनी आंखों से देखेंगे और ये जब आके बाहर आएंगे और देश के सामने ये पूरा जो ऑपरेशन चला उसका खात्मा होगा, और एक बहुत ही खुशी का माहौल देश देखेगा। जी, निश्चित तौर पर खुशी का माहौल देश देखेगा। हम आपसे और भी ताज़ा अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ओपी यादव आपका ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और इस पूरी रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। और